हाय गाइस, मेरा नाम है पुनीत राज और आप देख रहे हैं नेटिव मुसाफिर। स्टे ट्यून। हेलो सर। आपको काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है शो की वजह से और आपने भी बहुत अच्छा काम किया है अब तक के। तो आपकी एक्टिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? देवी और सज्जनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है पुनीत राज और आज ये टीम आई है मेरे सेट पे लेकर हम दीवाना दिल। और मैं शो का एक छोटा सा किरदार हूँ जिसका नाम है सूरज। एंड बीइंग एन एक्टर, मेरी जो जर्नी रही है वो बहुत खूबसूरत रही है। मुझे नहीं पता और एक्टर अपनी जर्नी को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मुझसे बहुत कुछ खोया है। मतलब सॉरी, मैंने अपनी उस जर्नी से बहुत कुछ खोया है, लेकिन जो खोया है बहुत अच्छे के लिए खोया है और जो पाया है बहुत अच्छे के लिए पाया है। सबसे पहले तो मुझे मेरी जर्नी ने इंसान बना दिया और मैं कई चीज़ों के लिए डिजर्व नहीं करता था, वो चीज़ें मुझे मिली। मैं इसके लिए अपने गुरु और अपने स्वर्गीय डैड को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इस वक्त जहाँ भी हो खुश हो। और मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी उसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट था मेरे मॉम डैड का। मुझ पे किसी ने भरोसा नहीं किया था। इनफैक्ट मेरी ना थोड़ी एक फिल्मी स्टोरी रही है कि एक छोटे से परिवार से नहीं, एक बड़े से परिवार से मैंने एक जर्नी शुरू करी थी जहाँ सिर्फ एक घरेलू लाइफस्टाइल हुआ करता था कि बस आदमी सुबह जाएगा, नौकरी करेगा, शाम को घर में आएगा, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेगा। सिंपल 9 से 12 वाला हमारे घर का रूटीन हुआ करता था। और शुरू से एक ही चीज देखी थी कि माँ घर संभालेगी, पिताजी जाएंगे कमा कर लाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे। उस बीच में सडन कॉलेज में मैं कभी जैसे पढ़ने गया, घर से निकलना शुरू किया, तो चीजें समझ में आनी शुरू हुई कि यार ये भी एक जीवन है, ये भी एक लाइफस्टाइल होता है। चीजें ऑब्जर्व करनी शुरू करी, लोगों को देखना शुरू किया। कहते ना, आप जब तक कुएं के अंदर हो तो कुएं के मेंढक बने रहते हो, जब बाहर निकलते हो तो उसके बाद पता लगता है कि यार दुनिया तो ऐसी भी है, दुनिया तो वैसी भी है। तो धीरे धीरे मेरे को ना चीजें समझ में आनी शुरू हुई। मेरे कॉलेज की जर्नी से मेरा एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई, क्योंकि पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं लगता था। तो हमेशा बसता था कि क्लास में नहीं जाऊं, लेक्चरर कुछ बोलेगा या फिर, क्योंकि घर में हमेशा शुरू से यही चीजें रही थी हमारे के फलाने के बेटे ने ये स्ट्रीम लिया, उसमें आगे बढ़ जा, अब ये नया कोर्स आ गया, ये कर ले, इसमें कुछ तरक्की हो जाएगी। तो वो सब चीजें देखते देखते कोई गाइडलाइंस कभी जीवन में अच्छे से रही नहीं। पापा की लाइफ हमेशा पैसा कमाने में और घर चलाने में लगी रह गई, तो कभी सीरियस नहीं हुआ इन चीजों को लेके कि पढ़ाई भी कुछ करनी है नहीं करनी है। ऊपर से घर में कुछ थे फैमिली मेंबर्स, मतलब घर कुनवा जिन्हें कहा जाता है ना, कि बैठ गए तो हमेशा उल्टी। कभी भी बंदे को मोटिवेट नहीं करना कि हमेशा ये कहना अरे ये तो कुछ करेगा ही नहीं, ये तो चाय की दुकान डालेगा, ये तो फलाना काम करेगा, ढिकाना काम करेगा, कि सब्जियां बेचेगा, इस तरह के कमेंट्स आते थे। बचपन से यही सुनते सुनते बड़े हुए। फिर जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम, मेरे डैड ने मेरे को बोला था कि यार एक काम कर, फ्रेंच लैंग्वेज का भी ना एक नया ट्रेड शुरू हुआ है कि फ्रेंच सीख जा, नॉर्थ कैंपस में एडमिशन ले ले और वहां से ना तेरे को ना डिक्टेटर की जॉब मिल जाएगी, उसमें पैसा अच्छा मिलता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मैंने कहा ठीक है जी, ये भी ट्राई कर लेते हैं। बीसीए करते करते उसमें भी एडमिशन ले लिया ना, तो फिर मैं बीसीए को अच्छे से टाइम दे पाया ना मैं फ्रेंच को टाइम दे पाया। वहां मुझे एक नई चीज मिल गई, ड्रामा सोसाइटी। वहां से मेरी लाइफ में टर्निंग शुरू हुई। वहां मुझे खूबसूरत लड़की मिली, अभी इंडस्ट्री में ही काम कर रही है, नाम नहीं लो नहीं तो पता लगा बातें फैल जाती हैं। ठीक है, कभी एक जमाने में हमारा क्रश हुआ करती थी। तो कहते ना, क्लास में कॉलेज में नई एंट्री, सामने से खूबसूरत लड़की, लंबी टॉल, एकदम लंबे लंबे बाल, महंगी सी दिख रही है। सॉरी मैं दिल्ली वाली लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। और मैं बैक बेंचर था और उस उम्र का एक नया नया पहला पहला प्यार, नई नई क्रश। लड़की को देखा तो कान सुन्नू आ जाते थे, है ना, सीटियां बजती थी कान के अंदर, जो कोई नहीं बजा रहा लेकिन बज रही हैं। तो ऐसी ऐसी फीलिंग्स आना। कैंटीन के अंदर बैठे हुए समोसा चाय लेके बस लड़की का वेट कर रहे हैं, अब निकलेगी यार ये बाहर क्लास से। तो वो टाइम होता है ना। तो बाद में पता लगा लड़की ड्रामा सोसाइटी के अंदर है। और बहन कह रही है इसके अंदर तो दोस्ती करने के लिए बहुत बढ़िया चीज है, हम तो वैसे ही बाहर बैठते हैं। और अपनी, हमारे यहाँ हाजिरी कहा जाता था, मतलब अटेंडेंस को हाजिरी बोलते थे, है ना। तो मेरे दोस्त थे, वो कहते थे इसमें ज्वाइन कर ले,
तू तो वैसे भी उछल कूद में लगा रहता है, तेरे को पढ़ना तो है नहीं, तो इसमें ही ट्राई कर ले। मैंने कहा ठीक है। मैं वहां के डायरेक्टर से जाके मिला, उन्होंने मुझे एक फॉर्म भरने के लिए दिया, मैंने फॉर्म भरा। मैं फॉर्म तो भर रहा हूँ, बड़ी नजर उस लड़की के ऊपर, वो अपना रीडिंग कर रही है प्ले की। तो ये सारी चीजें होने के बाद उन्होंने मेरे को स्क्रिप्ट दी। नेक्स्ट मेरे को ऑडिशन के लिए बुलाया, वो कम से कम 1.5 पेज की स्क्रिप्ट। अब मैंने वो स्क्रिप्ट करी याद। मैं जो पढ़ने लिखने में जीरो, जिसकी रीडिंग स्किल्स एकदम जीरो, जिसके दिमाग में सिर्फ उछल कूद, गुंडागर्दी, बदमाशगिरी, सिर्फ यही सब, नॉर्थ कैंपस के अंदर 4 लड़के साथ में रखे, गेड़ी मार रहे हैं, बुलेट लेके घूम रहे हैं, इधर घूम रहे उधर, यही सब चीजें, पूरा लाइफस्टाइल मतलब कबाड़ कर रखा था। मैं एक दिन घर बैठा, मैंने वो पूरी स्क्रिप्ट याद की। सिर्फ किस लिए? वो लड़की। टारगेट अचीव करना है। तो अब हंसी आती है ये सब चीजें सोच के। अब मैंने ऑडिशन जाके दिया, तो एक्टिंग तो नहीं कर पाया था क्योंकि एक्टिंग के बारे में पता ही कुछ नहीं था, बट जो मैंने याद किया था ना, वो कट टू कट एक एक वर्ड मैंने वहां जाके स्टेज पे बोल दिया। और 1.5 पेज की स्क्रिप्ट उस टाइम पर पढ़ना और उस एज ग्रुप में पढ़ना मतलब बहुत भारी चीज थी। तो वो लोग इंप्रेस हुए मेरी इस चीज से, उन्होंने मेरे को जो है उस पूरे शो के अंदर एक रोल दे दिया। मतलब तब भी सीरियस नहीं था। और मेरे लिए क्या था, मेरे को डेली ये था कि यार डेली रिहर्सल होती है, डेली रिहर्सल में जाऊंगा, तफरी चल रही है, ठीक है, तफरी में लड़की पट गई, क्योंकि ये भी नहीं पता था कि लड़की पटाते कैसे हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए ना, लड़की पटाना, प्यार होना, ये सारी चीजें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का काम है जिनके पास बेशुमार पैसा है। आप जैसे लोग हो गए, या अभी तो मैं चलो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हूँ और भगवान की दुआ से ऐसी ग्रो करता रहा हूँ, नहीं तो जो एक मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उनके लिए प्यार की परिभाषा का मतलब है बेवकूफी। सॉरी, मैं किसी को इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सच्चाई होगी। आपके पास पैसे नहीं होते यार, आप या तो अपने माँ बाप के दिए हुए पैसे से अपनी घर की फीस भर सकते हो, कॉलेज में जाके पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर लड़की को आज की डेट में स्टारबक्स में कॉफी पिलाओगे ना, उसमें तुम्हारे 2-3 हजार रुपए सीधे हो जाते हैं। ठीक है ना? मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि शायद आप लोग भी 2-3 हजार रुपए इस टाइम भी खर्च करने के लिए 2 बार सोचते होगे यार, है ना? मेरे लिए अमीरी वो होती है कि अगर आपने जिस चीज पर हाथ रख दिया वो चीज तुम्हारे पास आ गई, तो वो अमीरी है। जब आप उस पर लगाओगे डिस्काउंट कूपन भी ना देखो, वो होती है अमीरी। तब आप डिजर्व करते हो कि हाँ आप प्यार करने के लायक हो, आप किसी लड़की को डेट कर सकते हो। ठीक है, वो बात अलग है। बाय लक कोई लड़की तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त बन गई, तुमसे पट गई, तो बात दूसरी है कि हाँ भाई ठीक है अब तो लाइफ पार्टनर ही बना लो इसे, बात दूसरी है। नहीं तो एक्चुअली मेरे लिए परिभाषा यही है। नहीं तो हमारी जैसी फैमिली सिर्फ पैसा कमाते हैं और घर चलाते हैं, इसके अलावा दूसरा हमारे दिमाग में और कोई चीज नहीं आती। हमारी फैमिली में से कोई एक आधा बच्चा होता है जो कोई बड़ा सपना देखता है, जो अपनी पूरी फैमिली की जनरेशन बदल देता है आगे चल के। यही रियलिटी है। तो ऐसा सब कुछ मेरे जीवन में, मैं उस एक हफ्ते ना बड़ा एंटरटेन हो रहा था। मैंने कहा यार हाजिरी मेरी लग रही है, मैं लड़की पटा रहा हूँ और मुझे घंटा नहीं पता लड़की पटाने की परिभाषा क्या है। बस मैं उसे देखता था, खुश होता था, वो देखती थी, मैं खुश होता था। यही चल रहा है और मैं अपना प्ले की तैयारी कर रहा था। जिस दिन आया प्ले का दिन, उस दिन फर्स्ट डे जब मैं स्टेज पे गया, सीरियसली ऐसा लग रहा था मैं ना तो आसमान में हूं ना मैं जमीन पे हूं। मुझे उस स्टेज पे चढ़ते हुए लाइफ में पहली बार घबराहट हुई थी, और वो घबराहट में कभी ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ ना। वो एक ऐसा डर था कि जैसे एक आईपीएस का इंटरव्यू क्लियर करते टाइम सारे बोर्ड मेंबर सामने बैठे हो और एक आप सामने बैठे हो, और बोर्ड मेंबर आपकी पूरी ऑडियंस है और आप उनके सामने क्या करने वाले हो ना, उसके बाद आपको आपका रिजल्ट मिलने वाला है। वो डर होता है जो आपको एक्टर बनाता है। जब पर्दा डला हुआ होता है, रिंग बजती है, मोबाइल फोन सबके साइलेंट होते हैं, और जब पर्दा खुलता है और एक स्पॉटलाइट ऊपर से आपके ऊपर पड़ती है और आपकी आंखें खुलती हैं, सामने सब कुछ ब्लैंक, वहां सिर्फ ऑडियंस बैठी है, सब कीप साइलेंस, और आपका एक्ट शुरू होता है। और जब मैंने वो एक्ट किया और जब मैंने एक्ट कंप्लीट किया, और जब लास्ट लाइन मेरी एंडिंग होने के बाद मैंने बोला सूत्रधार कोई, मतलब मैं सूत्रधार था, मैंने कहा कोई है जो सिंहासन पर बैठेगा। जब ये एक्ट मैंने खत्म किया और उसके बाद 3, 2, 1, उसका पूरा ऑडिटोरियम सिर्फ तालियों की गूंज में था। मेरे बूज़बम खड़े हुए थे यार। मैंने कहा ऐसी की तैसी में लड़की, ये है इश्क, ये चाहिए, ये है इश्क, ये हूं मैं, हूं ये हूं मैं। मतलब इसके लिए करना है मुझे जो करना है। हटा, हो गया प्यार।
मैं नहीं पठानी, ये पठानी है। जिस दिन ये जनता मेरी हो जाएगी ना, उस दिन सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं एक्टर बनूंगा। फिर मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया था कि पापा मैं नहीं कर रहा हूँ कोई फ्रेंच, मैं नहीं कर रहा ना रशियन मैं कर रहा हूँ एक्टिंग। मेरी मम्मी का दिमाग खराब हो गया था, कह रही यार अच्छी भली लड़का नौकरी गुड़गांव में कर रहा है, इसको क्या एक्टिंग का बुखार चढ़ गया। ऊपर से हमारा साइड का इलाका ऐसा हुआ करता था जो कहता था अरे तुम्हारे फलाने लड़के पे पता नहीं किसी टोटका कर दिया, ये कैसी बहकी बातें करने लगा है। क्योंकि वहां के लोगों की सोच ही नहीं थी। इंस्टाग्राम रील्स वगैरह अब जाके प्रमोशन शुरू है, नहीं तो हम तो उस जमाने के जब शक्तिमान उड़ता करता था है ना, दूरदर्शन पे शक्तिमान शक्तिमान राजमा चावल खाते थे हम देखते हुए, ये टाइम था हमारा, है ना। ये वो मालगुडी डेज, हाँ ये सब हम देख के बड़े हुए थे। तो उस टाइम पर हमारी फैमिलीज के अंदर अगर किसी ने कह दी ना मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो एक्टर जाके नौकरी कर ले, ऐसे ऐसे टाइम के लोग हैं हम। तो उस चीज को जब मैंने बदला, आज जब मैं अपने इलाके में जाता हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स को अपने दिल्ली के घर में जाता हूँ, तो जब मेरे को लोग बोलते हैं, इनफैक्ट मेरे सबसे पहले मेरे दोस्तों ने मुझे पागल घोषित कर दिया था यार। मैंने कहा यार मैं एक्टर बनूंगा, सॉरी बीप लगा देना, पता इनको बढ़ गया था चूतिया सीरियसली यही वर्ड था, एक्टर बनेगा ये, चल ये सब चलता था हमारे बीच में। तो जिस दिन आप, सच बात है ये, अगर अपनी लाइफ में आपने किसी भी चीज को ऐसा करने की ठान ली ना जो लोग नहीं सोच सकते, वो सबसे पहले आपको पागल घोषित करेंगे। और जिस वक्त आपके खुद के लोग आपको पागल घोषित कर देना, उस वक्त समझ जाना कि आपने अपने जीवन का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया। ये रियलिटी है, सच बात है भाई ये। और ये सब चीजें करने के बाद जब मैं मुंबई आया, मुंबई में मेरे साथ मैंने जो जर्नी मेरी ट्रैवल हुई है, मैंने बहुत कुछ दर्द भी देखा है। मैं ऐसी ऐसी जगहों पर रहूं, कभी मौका रहा ना तो मैं विजिट कराता हूँ। इन ऑर्बिट मॉल है, इन ऑर्बिट मॉल के सामने स्लम एरिया है, मेरी स्टार्टिंग उन चौलों से हुई है। मैं ले जाके रूम दिखा सकता हूँ मेरे घर के सामने। मैं जिस चौल में रहा था ना, मेरे को कुछ मेरे बिहारी फ्रेंड्स थे जो आज मेरे को, मैंने उनको, वो सिर्फ यहाँ पे कोई ऑटो चलाने आया था, कोई कुछ करने आया था, मैं बस वाया उनसे किसी मैं यहाँ कोई था नहीं मेरे आगे पीछे, उन लोगों ने मेरे को रहने के लिए जगह दी थी। ठीक है, कोई होटल के अंदर जैसे क्या कहते हैं यार जो पोछा लगाने वाले होते हैं, स्वीपर वगैरह था, कोई शेफ था जो शेफ की हेल्प करता है, तो कोई आइसक्रीम की फैक्ट्री में काम करता था। उन लोगों को मैंने बोला कि यार तू ये मत कर, तू फलानी चीज में काम कर, क्योंकि वो लोग बहुत और भी मेरे छोटी छोटी जगहों से आए हुए थे, उन्हें समझ नहीं थी। आज उनमें से एक लड़का बहुत अच्छा खासा बिजनेसमैन है, इसका नोएडा के अंदर बहुत बड़ा सेटअप है। ठीक है, टायर एजेंसीज वगैरह ले ली उसने। एक लड़का टीवी इंडस्ट्री के अंदर, होल टीवी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा एडिटर पोस्ट पे है। ठीक है, आज भी मेरे कांटेक्ट में, कभी उनके साथ मिला के ना, आप कभी चलना मेरे साथ, मैं वो लोकेशन रन कराऊंगा, कहोगे यार कहाँ से निकले हो पुनीत भाई। ठीक है, वो था। उसके अलावा फिर हम, इतना बड़ा रूम था, इतना बड़ा रूम, शायद इस एरिया को हटा दो, उतना बड़े रूम के अंदर हम 12 लोग रहते थे, 12-13 लोग, कभी उसमें 16 भी आ जाते। हम जिस करवट पे सो गए ना, तो हम दूसरी लेने में ना, मैं ऐसा लगता था यार इसी पे सो जा दूसरी लो तो यहीं फंसा रह जाऊंगा, हम ऐसे थे। तो वो जाकिर खान की कहानी अलग है, बोलते हैं दूसरों के सपने में आ जाते लोग भाई ये तो मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। और उसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी ना, उस पूरी चौल, उस इलाके के अंदर ना, मैं उस टाइम बहुत, अभी तो और थोड़ा एजिड सा हो गया हूं मैं, पहले वो बड़ा चिकना सा लड़का रहता था। तो मेरी ठीक चौल के सामने ना एक वैश्या रहती थी। यार सॉरी मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, वो पूरा इलाका ही ऐसा है ना। दोनों मेरे को देख के ना डेली सुबह ना सीटियां मारती थी और ना मैं बड़े मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा हूँ। मैं तो यार कहाँ आ गया, मैंने बड़ा पंगा ले लिया, अच्छा है मैं एक्टर बनने का बता भी नहीं सकते और यार ना वो मेरे को ना बड़े गंदे गंदे इशारे करती थी और मेरे जो रूम में लड़के थे ना, मतलब जो कुछ उसमें आदमी भी थे, कुछ लड़के भी थे, वो अपने गाँव के सब कहते ना यार, कोई अपने गांव से आया तो अपने किसी को रहने की दूसरे को जगह, तो अपने गांव के किसी बंदे को लाके अपने पास रोक लेता, हम उसे रोक भी नहीं सकते। तो अब वो लोग ना उस पे लाइन मारते थे, वो मेरे पे लाइन मारती थी। मैंने कहा यार साली क्या जिंदगी हो गई है मेरी यहाँ पे, ये लाइन मार रही है मेरे ऊपर, मैं यार क्या करने आया था, मैं हीरो बनने आया था तो ऐसा सब मेरी लाइफ के अंदर हुआ। फिर वहां से धीरे धीरे मेरे को तो यहाँ पे कुछ टाइम तो ये ईस्ट और वेस्ट समझने में लग गया था। मुझे नहीं पता था क्या है ईस्ट और वेस्ट, मेरा दिमाग खराब हो गया था यार। मैं कभी
ऊपर से जब मैं ट्रेन में सफर करता था तो मेरे को स्टार्टिंग की तो जर्नी मैं बता सकता हूँ, 2 बार तो मेरी टांग टूटी थी लोकल के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में उस टाइम मेट्रो चलती थी। यहाँ पे मैंने देखा है ये लोकल भीड़, मगर ये एक दिन का नहीं है रोज का है। तो ऊपर से उसमें चढ़ो तो वो धक्का देके बंदा अंदर जाए, बाहर निकलो तो बंदा धक्का देके बाहर आए। मैंने कहा यार ये तो अजीब आफत है, ऐसे तो काम चलेगा नहीं जीवन के अंदर। तो धीरे धीरे चीजें सेटल होती गई, समझता गया, नए नए लोग मिलते गए, कुछ लोग छूटते गए, कुछ लोग थे जिन्होंने मेरा बेवकूफ भी बनाया, कुछ लोग थे कि जिन्होंने मेरा साथ भी दिया, आज भी मेरे साथ हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज मेरी इतनी बड़ी बैकबोन है कि शायद मैं मुंबई में खड़े हुए कह सकता हूँ कि हाँ मैं मुंबई में किसी के दम पे हूं, और कह सकता हूं कि कोई मेरे पीछे खड़ा है इतने पावरफुल लोग आज की डेट में जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज के लिए। लेकिन अगर आप कोई भी मेरी बात सुनना, मैं सच बता रहा हूँ, जो भी ये इंटरव्यू को देख रहे हैं, अगर आप मुंबई आना चाहते हैं और कोई है आपके फैमिली मेंबर में जो कहता है कि मेरे को एक्टर बनना है, तो प्रॉपर अच्छे से अपने आप को ट्रेंड करके आए, अच्छे से क्लासेस लेकर आए। क्योंकि कॉलेज के बाद भी मेरे को दूरदर्शन के जो एक्स प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उनकी क्लासेस के मैंने इंटरव्यू दिए, वहां मैंने कोई एडमिशन मिला, फिर मैंने वहाँ क्लासेस लिए, मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद में आया हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस इंस्टाग्राम की रील्स पे अपना नंबर बढ़ा लो और यहाँ पर आ जाओ और बोलो मैं एक्टर हूँ, पॉसिबल नहीं है। एक्टिंग बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज है, ईजी नहीं होती, क्योंकि हमें एक इमोशन को रिक्रिएट करना होता है। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ आ रहे हो, आपके पास कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो आप ये मुंबई शहर नहीं है, जंगल है। और अगर आप इस जंगल में सरवाइव करना चाहते हो ना, तो इस जंगल की अच्छे से स्टडी करके आओ, क्योंकि यहाँ हर दूसरे चौराहे पे एक जानवर बैठा हुआ है जो आपको नोच खाएगा। ये रियलिटी है। क्योंकि बॉलीवुड के अंदर सरवाइव करना, मैं टफ कहूंगा या इजी कहूंगा, मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप मेंटली कितने प्रिपेयर हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सर एक और बात, आपने काफी सादगी से अपनी पूरी लाइफ के बारे में, जर्नी के बारे में बताया आपने, तो ऐसा कभी आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट जो अभी तक कैमरे पर नहीं है, जैसे किसी को लिखने का शौक होता है? यार हिडन टैलेंट तो मेरा एक ही है, जिसके बारे में मुझे खुद यहाँ मुंबई आके पता चला था। मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ यार, सच बता रहा हूँ। अगर मैं आज एक्टर नहीं होता ना, तो मैं किसी 5 स्टार के अंदर शेफ जरूर होता, और अच्छा बड़ा शेफ होता। ऐसी शायद कोई चीज नहीं है, शायद माता रानी भगवान की कृपा से मेरे हाथों में इतना टैलेंट है कि मैं जिस खाने की जिस चीज को हाथ लगा देता हूँ ना, वो इतनी स्वादिष्ट हो जाती है कि बंदा ना रोक नहीं पाता अपने आप को खाने से। मैं इस चीज के लिए मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये मेरा टैलेंट है। इसे मैं टैलेंट भी कह सकता हूँ, इसे मैं अपना एक टोटका समझते हैं ना, टोटका भी कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई भी ऑडिशन प्रिपेयर किया है ना, मैं हमेशा जब भी अपना कोई ऑडिशन प्रिपेयर करते हुए किसी कैरेक्टर के बारे में वर्क करता हूँ ना, मैं खाना बनाने लग जाता हूँ। किचन में मैं सबों को बाहर निकाल देता हूँ, सब्जी काटने से लेके मसाला सब्जी पूरी रेडी करने तक मैं अपने कैरेक्टर के अंदर रहता हूँ, उसके ऊपर स्टडी कर रहा होता हूँ। मेरा ये कंफर्म है कि अगर मेरा खाना अच्छा बन गया तो मेरा ऑडिशन, मेरा कैरेक्टर हिट हो गया। ये कंफर्म है, ये रियलिटी है। और आज तक जितना भी मैं मुंबई में अब तक अपनी फिल्म इंडस्ट्री में काम करता आया हूं ना, मेरे खाना बनाने ने मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है। कहते ना हर कोई बंदा, जैसे किसी को गुटखा खाने की आदत होती है, जैसे ट्रक ड्राइवर है, वो रात को सोएगा तो उससे वो मुंह में अपना खैनी गुटखा कुछ तो डाल लेते हैं। तो ऐसे मेरा है कि अगर मेरे को अपना कोई काम करना है, कोई किरदार पकड़ना है, तो उसके लिए मेरे को खाना बनाने में मेरे को बड़ा मजा आता है। तो ये मेरा हिडन टैलेंट है, मतलब मेरे को खाना बनाना, मैं हॉबी तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ मेरा शौक बहुत बड़ा है। और खाने में आपकी फेवरेट चीज? यार मैंने ना खाने में कभी अपनी कोई फेवरेट चीज रखी नहीं है, सीरियसली। मुझे सब चीजें पसंद है यार, सच में। अच्छा, करेला ऐसा कुछ नफरत वाला कुछ नहीं है, मैं सब चीज खाता हूँ, चाव से खाता हूँ। मतलब मेरे लिए कुछ है ही नहीं फेवरेट यार, मैं सब कुछ, मेरे लिए सब कुछ फेवरेट है। मेरे लिए मेरा मेरा मानना है कि इस जीवन में आपको जो मिल रहा है ना, वो आपका फेवरेट ही होना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है वो आपके लिए खराब हो, क्योंकि ईश्वर किसी से भी अगर आपको मिलवा रहा है ना, उसमें कोई भी चीज तुक्का नहीं होती, आपके फायदे के लिए होती है। वो बस समझ हमारी होती है कि हम कह देते हैं ऐसा क्यों कर दिया, वो ऊपर वाले को ही पता होता है उसने ऐसा क्यों किया है। हमारे लिए वो सही होगी, बस हमको दिखनी चाहिए। हाँ, इसीलिए मेरे लिए इस जीवन में हर चीज फेवरेट है। कोई मेरे को छोड़ के जा रहा है
वो चीज़ भी मेरे लिए फेवरेट है। मुझे कोई चीज़ खाने को मिल रही है, नहीं मिल रही है, वो मेरी हर चीज़ फेवरेट है। मैं कभी किसी चीज़ को ब्लेम नहीं करता हूँ आज की डेट में। पहले थी मेरे अंदर 50 इशू। कहते हैं ना, आपकी उम्र बढ़ती है, आप जितना स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हो, आप उतने ही क्लीन होते चले जाते हो। और उस टाइम से तो मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा ठहराव आ गया है, पता नहीं क्यों आ गया है। मैं मैच्योर ज़्यादा हो गया हूँ, वैसे मैं हूँ नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा ऐसा मुझे लगने लगा है। और सर एक और बात, आपने प्रपोजल का बताया था आपके और बिहाइंड द कैमरा, तो प्रपोजल काफी सादगी भरा था आपका, तो एक बार आप बता सकते प्रपोजल तो यार ऐसा, मैं मुझे खुद नहीं पता था। बस मैंने अपनी लाइफ को, अपने टाइम को ना बस उस चीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश की थी। मैं किसी से मिलता गया, मिलते मिलते मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरा पार्टनर क्या नहीं सोच रहा है। मैं जैसा था उसके सामने एकदम क्लियर था। मैंने कभी उसके सामने कोई दिखावा दिखाने की कोशिश नहीं की, कुछ शो ऑफ करने की कोशिश नहीं की। मैं अपनी फैमिली से अच्छा वेल सेटल्ड हूँ, ऐसा नहीं हूँ। मेरी फैमिली बहुत स्ट्रांग है हर चीज़ से। लेकिन मैंने कभी उस पैसे का मिसयूज करने की कोशिश नहीं की इस शहर में आने के बाद। क्योंकि मेरे को आज भी याद है, जब मेरे डैड मेरे को स्टेशन पर छोड़ने आए थे, तो मेरे डैड के ऊपर ना ऑलरेडी 2 जिम्मेदारियां थी मेरी बहनों की। और मेरे पिताजी के अंदर ना कोई छल कपट नहीं रहा कभी भी। वो हमेशा यही कहते थे, यार देख, करते आए हैं, करते जाएंगे, बस करते ही रहेंगे। तो बस आज जब वो नहीं है मेरे साथ में, हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि बस पापा की कुछ चीजें हैं मेरे अंदर जो उन्होंने मेरे को सिखाई हैं, वो हमेशा बनी रहे। मैं अपने परिवार को बनाकर साथ में ले चलता रहूं, उसको जीता रहूं उनके साथ में, उन्हें खुशियां देने की कोशिश करता रहूं। तो कुछ मेरे संस्कार थे मेरे साथ में, जिनको मैंने दिमाग में रखते हुए एक लड़की का साथ मिला, उसकी चीज़ों को एनालाइज किया, बस उसे उतने ही प्यार से बोल दिया, उतनी सादगी से, कि यार देख, आज कुछ नहीं हूँ, कल अगर कुछ रहूँगा, तू मेरे साथ आ जाना। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि तू मेरे साथ रहे, क्योंकि तेरे को तेरी लाइफ जीने का अच्छा हक है, क्योंकि वो तेरी लाइफ है। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि अगर तू मेरे साथ अभी जुड़ जाती है, मैं सक्सेसफुल होता हूँ नहीं होता हूँ, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो अनप्रिडिक्टेबल है। हम आज कुछ और है, कल कुछ और है, और कल कुछ और होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा यार, किसी की बेटी है, उसकी लाइफ खराब ना हो। तो जितना मुझे क्लियर लगा, मैंने उतना क्लियर रखने की चीज़ों को कोशिश की। और जब मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया खुद के ऊपर, मैंने उस दिन साफ सीधे लफ्जों में कह दिया कि यार शादी कर लियो मेरे से। सिंपल। हैं। आपकी लाइफ जर्नी काफी ज्यादा मोटिवेशनल रही है सर अब तक के, तो लास्टली आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार जनता को मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप ना अपने माता पिता का सबसे पहले ध्यान रखें, क्योंकि इस जीवन में ना हर कोई पैसे के पीछे पागल है। और इस वक्त तो मैं भी ये कहता हुआ बड़ा बेवकूफ लगूंगा कि पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि इस बात को कहने के लिए भी ना आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। मैं आज जिस पोजीशन पर बैठा हूं, कल मैं नहीं पता कहां पर हूं, क्या होऊंगा, कैसा होऊंगा। लेकिन इसीलिए इस बात को बोलते हुए लेकिन अटपटा लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है कि पैसा जरूरत है, पैसा पागलपन नहीं है। अगर पागलपन रखना है ना, तो माँ बाप से प्यार करने का रखो, अपने पार्टनर से प्यार करने का रखो, उन्हें खुश रखने का रखो, अपने टाइम के लिए रखो। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कीमती इस दुनिया में, वो आपका टाइम है, जो हर पल बीत रहा है। अगर आप उस टाइम को अपने उन लोगों को दोगे ना, जो लोग आपके जीवन में डिजर्व करते हैं, तो जब जिस दिन आप इस जीवन से जाओगे ना, सिर्फ आपके साथ आपकी अच्छी बातें जाएंगी, बाकी कुछ नहीं जाएगा। ये रियलिटी है। तो बस मैं यही चाहूंगा कि आप अच्छा सोचें, अच्छा करें, और पॉजिटिव रहें, फैमिली को खुश रखने की कोशिश करें, और समाज कल्याण के बारे में सोचें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। थैंक यू।